आज का हमारा विषय है शब्द विचार। तो सबसे पहले जानते हैं शब्द होता क्या है। वर्णों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है शब्द कहलाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने समूह को अंडरलाइन किया है और दूसरा निश्चित अर्थ। तो ये दो चीज़ें होना ज़रूरी है, तभी हम उसको शब्द कहेंगे। जैसे स्वर रहित घ में अ को जोड़ा प्लस स्वर रहित र में अ को जोड़ा तो हमारे पास आया घर। अब इस ये वर्णों का समूह है। हाँ है। क्या इसका एक निश्चित अर्थ है? हाँ, इसका एक निश्चित अर्थ है। घर बोलते ही हमारे दिमाग में एक बिल्डिंग की तस्वीर आती है सामने। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो घर लिखा है ये वर्णों का समूह है और इसका एक निश्चित अर्थ है, इसलिए इसको हम शब्द कहेंगे। अब देखिए मैंने लिखा है रग, इसी को ही उल्टा करके लिख दिया है। क्या अब देखते हैं रग एक शब्द है कि नहीं है। रग वर्णों का समूह है। हाँ है। लेकिन क्या इसका एक निश्चित अर्थ है? नहीं, इसका निश्चित अर्थ नहीं है। इस शब्द को बोलते ही हमारे दिमाग में किसी तरह की कोई पिक्चर, कोई बात हमें नहीं समझ आती कि इसका क्या मतलब है। तो इसलिए रग जो है वो शब्द नहीं है। अब देखते हैं पद क्या है। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में व्याकरण के नियमों के अनुसार होता है तब वह पद कहलाता है। अब जैसे घर मैंने यहाँ लिखा, ये शब्द है, पद नहीं है। पद कब बनेगा? जब इस शब्द को हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए देखिए, चिड़िया एक शब्द है, उड़ एक शब्द है। लेकिन जब मैंने वाक्य में लिखा चिड़िया उड़ गई तो यहाँ जो चिड़िया और उड़ ये शब्द यहाँ आते ही पद बन गए हैं। अब हम इनको पद कहेंगे। वाक्य में प्रयुक्त होते ही शब्दों को पद कहा जाएगा। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद बन गए हैं यहाँ पर। अब शब्दों के भेद के बारे में जानते हैं कि शब्द कितनी प्रकार के होते हैं। तो जो शब्दों का प्रकार है या इनका भेद है वो 4 आधार पर बताया गया है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं। दूसरा, उत्पत्ति का मतलब है कि कहाँ कहाँ से आए हैं शब्द, तो उसके आधार पर। दूसरा, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं। तीसरा है प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं। और चौथा है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। तो हम सबसे पहले बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। तो उत्पत्ति, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया है कि कहाँ से उत्पन्न हुए हैं ये शब्द, हिंदी भाषा में कहाँ से आए हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो उस आधार पर हम शब्द भेद की बात करते हैं। तो 4 तरह के शब्दों की बात होगी, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द कौन से हैं? ये शब्द संस्कृत से लिए गए हैं और बिना किसी बदलाव के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे निद्रा, गृही, पुत्र, पृष्ठ। तो ये शब्द ऐसे के ऐसे संस्कृत से लिए गए हैं। तद्भव शब्द, ये शब्द संस्कृत भाषा के शब्दों का रूप परिवर्तित करके बनाए गए हैं। जैसे गृही, मैंने ऊपर बात की थी, तत्सम शब्द है। तो गृही से घर, दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन गृही का रूप परिवर्तित करके घर बना दिया, तो ये तद्भव शब्द कहेंगे। पुत्र से पूत, मीनिंग दोनों का एक ही है। पक्षी से पंछी, तो इस तरह जो पंछी है वो तद्भव शब्द है और जो पक्षी है वो तत्सम शब्द है। ऐसे ही ऊपर गृही तत्सम शब्द है क्योंकि संस्कृत से लिया गया शब्द है, और घर तद्भव है क्योंकि तत्सम से इसका रूप परिवर्तित कर दिया गया है। अब बात करते हैं देशज शब्द कौन से होते हैं। ये शब्द हमारे ग्रामीण क्षेत्र की बोलियों से आए हैं। जैसे रोटी, गाड़ी, ठेला, झोला, ये सारे देशज शब्द हैं जो हमारे आसपास के क्षेत्रों की बोलियां हैं, जो हम बोलते हैं, वहाँ से ये शब्द आए हैं। विदेशी शब्द, ये शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। जैसे अरबी और फारसी विदेशी भाषाओं से कैसे लिए गए? क्योंकि हमारे यहाँ समय समय पर आक्रमणकारी आए हैं सदियों से, तो उन लोगों की भाषाओं से ये शब्द शामिल होते चले गए हमारी भाषा में। जैसे अरबी और फारसी से शब्द हैं तारीख, सुबह, स्कूल और स्टेशन, ये दोनों शब्द आए हैं अंग्रेजी से।
बाल्टी और साबुन ये शब्द आए हैं पुर्तगाली भाषा से। अब बात करते हैं कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। 3 तरह के शब्द माने गए हैं रचना के आधार पर। पहला रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। अब बात करते हैं रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। ये वो मूल शब्द हैं जो परंपरा से किसी विशेष वस्तु का अर्थ स्पष्ट करते हैं। तो रूढ़ शब्दों को मूल शब्द भी कहा गया है और इनके टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे जल, ये किसी विशेष वस्तु का अर्थ स्पष्ट करते हैं। जल किसी विशेष वस्तु को इंडिकेट करता है, बताता है उसके बारे में। पुस्तक किसी विशेष वस्तु का अर्थ स्पष्ट करता है। मित्र, और इनके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। तो इन शब्दों को मूल शब्द के साथ साथ हम रूढ़ शब्द भी कहते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। ये शब्द 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बने हैं। इनके खंड सार्थक होते हैं, इनके टुकड़े हो सकते हैं क्योंकि 2 या उससे अधिक रूढ़ शब्दों से बने हैं, इसलिए इनको कहते हैं यौगिक। योग मतलब जोड़, 2 शब्दों के जुड़ने से बने हैं। और वो शब्द कैसे हैं? रूढ़ शब्द हैं। जैसे प्रयोग प्लस शाला, प्रयोगशाला। तो यहाँ प्रयोग और शाला दोनों रूढ़ शब्द हैं, इनको मिला के एक शब्द बना है तो उसको हमने कहा है यौगिक शब्द। और प्रयोग और शाला दोनों सार्थक हैं, ये खंड हैं, टुकड़े हैं इस एक यौगिक शब्द के और सार्थक हैं। ऐसे ही पाठ प्लस शाला, पाठशाला। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। ये शब्द ऐसे यौगिक शब्द होते हैं जो विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। तो योग रूढ़ शब्द कौन से शब्द हैं? ये यौगिक शब्द ही हैं, लेकिन ये किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे पवन प्लस पुत्र, पवन पुत्र। लेकिन ये पवन पुत्र का यहाँ मतलब क्या है? ना पवन ना पुत्र। ये पवन पुत्र जब इकट्ठा हो गया है, यौगिक शब्द बन गया है, तो इसका एक विशेष अर्थ है हनुमान। तो जिस यौगिक शब्द का विशेष अर्थ होगा उसको हम कहेंगे योग रूढ़ शब्द। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखिए, दश प्लस आनन, दशानन। दशानन कहते हैं रावण को। तो यहाँ भी जो यौगिक शब्द है वो विशेष अर्थ को लिए हुए है, तो इसलिए ऐसे यौगिक शब्दों को हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। अब बात करते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। 2 तरह के माने गए हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं? ये शब्द लिंग, वचन, कारक तथा काल के प्रभाव से अपना रूप बदल लेते हैं। विकारी, जिनमें विकार आ जाए, जिनमें बदलाव आ जाए, ऐसे शब्दों को कहते हैं विकारी शब्द। और ये कब आता है? ये रूप कब बदलते हैं ऐसे शब्द? किस वाक्य में लिंग, वचन, कारक तथा काल के प्रभाव से अपना रूप बदल लेते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये जितने भी शब्द हैं ये विकारी शब्द होते हैं, ये अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे संज्ञा शब्द कन्या, फिर दूसरे वाक्य में आते ही वचन बदलते ही कन्याएं, और फिर कन्याओं भी हो जाता है, तो ये विकारी शब्द है। ऐसे ही क्रिया का उदाहरण देखते हैं। सेंटेंस किसी वाक्य में आएगा चलता, फिर आएगा चलती, फिर चलें, चलूं, तो ये अपना रूप बदल रहा है। चल जो क्रिया है वो अपना रूप बदल रही है, इसलिए कैसे शब्द हैं? विकारी शब्द। अब बात करते हैं अविकारी शब्द की। ये शब्द लिंग, वचन, कारक तथा काल के प्रभाव से अपना रूप नहीं बदलते। तो ये कैसे शब्द हैं? अविकारी। अविकारी, विकारी होता है जो शब्द अपना रूप बदल लेते हैं किसी भी कारण से, और अविकारी शब्द जो शब्द किसी भी कारण से अपना रूप नहीं बदलते हैं उनको कहते हैं अविकारी शब्द। और वो कारण कौन से हैं ये आपको यहाँ बता दिया है, ये कि लिंग, वचन, कारक तथा काल के प्रभाव से जो शब्द अपना रूप नहीं बदलते हैं उनको अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादिक बोधक शब्द अपना रूप नहीं बदलते हैं, तो वो कैसे शब्द होंगे? अविकारी शब्द होंगे। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे संबंध बोधक शब्द हैं, संबंध बताते हैं कि ये चीज़ किसी चीज़ के नीचे है, ऊपर है, कहाँ है, तो ये जो शब्द हैं ये अपना रूप नहीं बदलते, ये जहाँ भी वाक्य में आएंगे नीचे ऊपर ये ऐसे ही रहेंगे, इसलिए ये अविकारी शब्द हैं। समुच्चय बोधक शब्द हैं जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे और,
क्योंकि, अतः। ये शब्द भी अपना रूप नहीं बदलते हैं वचन, लिंग, काल की वजह से, तो इसलिए इनको भी अविकारी शब्द कहेंगे। विस्मय आदि बोधक, वाह, अरे, ये शब्द भी अपना रूप नहीं बदलते हैं, इसलिए अविकारी शब्द हैं। क्रिया विशेषण शब्द हैं जल्दी, अभी, तो जो क्रिया विशेषण हैं वो भी अविकारी शब्द होते हैं। अब बात करते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर कितनी तरह के शब्द माने गए हैं? एक आर्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। तो 4 तरह के हैं। अब इनके बारे में बात करते हैं। एक आर्थी शब्द, इन शब्दों का एक ही मुख्य अर्थ होता है। एक आर्थी, इसको अलग अलग करेंगे तो एक अर्थी, एक अर्थ वाले शब्द होते हैं ये, जैसे घर, कुर्सी। ऐसे अनेक आर्थी शब्द, अनेक अर्थी, अनेक अर्थ वाले, इन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, जैसे पत्र। पत्र का मतलब पत्ता भी होता है, पत्र का मतलब चिट्ठी भी होता है, तो ये अनेक अर्थ वाले शब्द हैं। इस तीसरा है पर्यायवाची शब्द। ये शब्द एक जैसे अर्थ का बोध कराते हैं, जैसे धरती, पृथ्वी, दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है, इसलिए ये दोनों शब्द कैसे हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। विलोम शब्द, ये शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं, तो एकदम उल्टा मीनिंग दोनों शब्दों का होता है, विपरीत शब्द होते हैं, तो इसलिए इनको कहते हैं विलोम शब्द। जैसे सुख, दुख, तो सुख का विलोम शब्द है दुख, दुख का विलोम शब्द है सुख, तो दोनों ही शब्दों को क्या कहेंगे? विलोम शब्द हैं। इस तरीके से आज का ये विषय यहाँ समाप्त होता है।